हेलो लर्नर्स, वेलकम टू द अकेडमी। मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आपके करंट के अफेयर्स के सेशन में। और आज हम चर्चा करेंगे, इन दिनों चर्चा में रहे कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों की, उनसे रिलेटेड एमसीक्यूज देखेंगे जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को। तो इन दिनों चर्चा में रहा आपका सिरोही लिली फेस्टिवल। ये चर्चा में इसलिए भी है क्योंकि हम देखेंगे मणिपुर में जिस तरीके की सिचुएशन चल रही थी, मणिपुर में जिस तरीके के वायलेंस हो रहे थे, उसके बाद इस तरीके की कोई फेस्टिवल, सिरोही लिली फेस्टिवल जो है वहां पे आयोजित की गई है। तो इससे ये एक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इस तरीके के वायलेंस के बाद लगभग 2 वर्षों के बाद ये फेस्टिवल वहां पे आयोजित किया जा रहा है, इसलिए इसका जो इम्पोर्टेंस है एग्जाम में पूछे जाने की वो अधिक है। तो चलिए इससे रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज देखते हैं। सिरोही लिली फेस्टिवल राइट किस राज्य में आयोजित किया जाता है? आपके ऑप्शंस मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर, असम, सारे ही नॉर्थ ईस्ट के स्टेट हैं। तो सही जवाब है आपका मणिपुर। इससे रिलेटेड कुछ बेसिक देखते हैं। इससे पहले एक और प्रश्न जो कि इसी फेस्टिवल से रिलेटेड है, सिरोही लिली फेस्टिवल। तो ये है क्वेश्चन कि महोत्सव का कौन सा हिस्सा जो है वो संगीत प्रतियोगिता से जुड़ा हुआ है। Which part of the festival is related to the music competition? इसी क्वेश्चन से रिलेटेड है। और ये जो म्यूजिक पार्ट वाला जो पार्ट है आपका, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड ये एक ऐसा टर्म है जो कि हिस्ट्री में और आप हिस्ट्री कह लें या फिर करंट इवेंट्स कह लें, इसमें यहाँ से अगर क्वेश्चन आए तो ये क्वेश्चन आपको मुश्किल में डाल सकता है। तो चलिए ऑप्शंस पे आते हैं। इसका सही जवाब है वो है आपका सी रॉक। इससे रिलेटेड कुछ चर्चा करते हैं कि यह एक वार्षिक सांस्कृतिक उत्सव है। ये प्रत्येक वर्ष उत्सव मनाया जाता है जो कि आपका 5 दिवसीय उत्सव होता है, 5 डेज फेस्टिवल होता है। इसके जो आयोजन था वो सबसे पहली बार जो है वो 2017 में किया गया था राइट। और इससे रिलेटेड यह उत्सव जो है वो सिरोही पहाड़ियों में जो आपके जो लिलीज पाई जाती हैं उनको उसके लिए है। और ये जो डिस्ट्रिक्ट है आपका उखरूल डिस्ट्रिक्ट है, मणिपुर का उखरूल डिस्ट्रिक्ट। यहाँ पे जो सिरोही नाम की पहाड़ियां हैं, ये लिलीज वहां पे पाई जाती है, इससे रिलेटेड उसका नाम बना सिरोही लिली। और ये इको टूरिज्म को बढ़ाने के लिए, क्योंकि इस तरीके के जब भी हम कोई फेस्टिवल ऑर्गेनाइज करते हैं, टूरिज्म को प्रमोट करते हैं, तो और इस जो फ्लावर है इसके कंजर्वेशन के लिए भी ये फेस्टिवल बनाया जाता है। ये वहाँ के ट्राइब को आपस में जोड़ने की एक प्रथा भी है। यहाँ पे लोग नृत्य करते हैं और कई तरह की मनोरंजन का आयोजन किया जाता है, और उनके जो राजस्व के लिए भी ये इम्पोर्टेंट फेस्टिवल होता है। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं हम। हाँ, कुरमा मेला इन दिनों चर्चाओं का विषय रहा। कुरमा मेला नाम काफी, जो कुर्म है काफी ऐतिहासिक नाम है। हमारे इतिहास, जो ऐतिहासिक ग्रंथ है, हमारे पौराणिक कथाएं जो हैं, इसमें कुरमा डिनोट करता है कछुए को। ये हमारे पौराणिक कथाओं से संबंधित है। विष्णु जी का एक अवतार माना जाता है कुरमा, ठीक है। तो इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन देखेंगे। कुरमा मेला किस प्रजाति से संबंधित है, किस स्पीसीज से रिलेटेड है? ऑप्शंस पे आते हैं ऑलिव रिडली टर्टल, ग्रीन सी टर्टल, और सॉक्स बिल्स टर्टल, लेदरबैक टर्टल्स। ये सारे ही टर्टल्स के वैरायटीज हैं, और जो कि आपके पैसिफिक ओशियन से इंडियन ओशियन तक इनका जो माइग्रेशन है वो टाइम टू टाइम देखने को मिलता है। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑलिव रिडली टर्टल्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कुरमा मेला किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? अक्सर न्यूज में ये बना होता है ओलिव रिडली टर्टल, क्योंकि ये भारत में जो इसका प्रवास है वो इम्पॉर्टेंट है। और इन दिनों ये चर्चा का विषय इसलिए भी रहा है क्योंकि बड़े मात्रा में आपके, मैं अभी आप पहले इसका जवाब थे उसके बाद मैं इसके आंसर पे आती हूँ। ऑप्शंस आपके दिख रहे हैं कि आंध्रा है, उड़ीसा है,
तमिलनाडु है, वेस्ट बंगाल है। ऑब्वियसली इसका सही जो जवाब है वो है उड़ीसा। उड़ीसा का ऋषिकुल्या नाम का जो तट है, वहां पे ऋषिकुल्या रिवर फ्लो करती है। तो इससे इस जगह पे ये जगह ऑलिव रिडली टर्टल्स के मास नेस्टिंग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो ऑलिव रिडली टर्टल नाम से ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो टर्टल्स हैं कलर इनके थोड़े ओलिव कलर के होते हैं, इस कारण से भी इनका जो नाम है वो ओलिव रिडली टर्टल है। इनका जो मुख्य स्थान है उड़ीसा का ऋषिकुल्या तट। ठीक है, ऋषिकुल्या रिवर मोस्टली एग्जाम्स में देखने को मिलता है कि ये किस स्टेट में आपके जो है वो फ्लो करती है। राइट, तो इससे रिलेटेड यहाँ पे ये इस साल ये मेला भी इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस टाइम पीरियड पे लगभग आपके 7 लाख कछुआ जो है यहाँ पे मास नेस्टिंग के लिए आए हैं। मास नेस्टिंग को एक टर्म भी दिया जाता है। इनका जो एक मास नेस्टिंग का जो करना जो एक प्रोसेस होता है उसको हम एक टर्म देते हैं जिसको हम कहते हैं अरीबड़ा। अरीबड़ा, राइट, अरीबड़ा चर्चा में रहता है ये टर्म। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं कि अरीबड़ा किससे संबंधित है। इनका एक और है कि कछुए जो है वो अपना जन्म स्थान जो है वो याद रखकर वापस लौटते हैं। इनका जो माइग्रेशन है वो इनको, और इस प्रोसेस को कहते हैं फिलोपेट्री। फिलोपेट्री जो प्रोसेस है उसे कहते हैं कि इनको अपना जो मार्ग है कि हम इस रूट से गए थे वो इन्हें याद रहता है, इनकी मेमोरी में कहीं ना कहीं स्टोर होती है। इस कारण से भी ये अपने उसी मार्ग को चुनते हैं और हर वर्ष हम देखेंगे बड़े पैमाने पे मास नेस्टिंग होती है। हालांकि इनके जो स्पीसीज हैं इन पे कई तरीके के संकट देखने को मिल रहे हैं, जैसे कि हमारा नेचुरल जो कैलामिटीज है, जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग जैसी सिचुएशन हो रही है जिसके कारण इनकी जो मार्ग है इनके मार्ग में भटकाव जैसी स्थितियां हो सकती है या होने की चर्चा देखने को मिलती है। इसके अलावा मास लेवल पे इनकी पोचिंग की जाती है जिसके कारण भी ये स्पीसीज की जो कैटेगरी है वो वल्नरेबल ग्रुप में आती है। चलिए, दुनिया भर में ये जो है इनका जो ट्रॉपिकल रीजन है, राइट, ट्रॉपिकल रीजन में इनका ट्रॉपिकल ओशन वर्ल्ड वाइड इनका जो रूट है इन क्षेत्रों में ये पाई जाती है, ट्रॉपिकल रीजन्स में। और जेलीफिश, हालांकि ये ओमनीवोरस होती हैं, ये जो आपकी टर्टल है वो ओमनीवोरस है, राइट, मतलब सब कुछ खा सकते हैं, जैसे जेलीफिश, केकड़े, मछली, घास जो भी है समुद्री, तो वो चीज है। इनकी जो स्टेटस है जैसा कि मैंने बताया ये वल्नरेबल है क्योंकि पोचिंग वगैरह होती है, और इम्पॉर्टेंट है ये मरीन इकोसिस्टम के लिए। बाकी जो इससे रिलेटेड जो भी स्पीसीज हैं, जो ये फूड चेन रिलेटेड कहानी है, फूड चेन होता है, हमने पढ़ा है जब भी हम एनवायरमेंट और इकोलॉजी का चैप्टर पढ़ते हैं तो हम इकोसिस्टम के बारे में बात करते हैं, फूड चेन के बारे में बात करते हैं, फूड वेब के बारे में बात करते हैं। तो फूड वेब में इसकी जो रोल है वो एक की स्पीसीज की तरह है, राइट। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वक्फ पे है, और हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में इस पे चर्चा चल रही है। वक्फ जो हमारा अधिनियम बन चुका है उस पर, और इससे रिलेटेड अभी हाल ही में केंद्र ने ये अपनी जो है टिप्पणी की है कि जो वक्फ है वो एक चैरिटी है, कोई एसेंशियल पार्ट नहीं है इस्लाम प्रैक्टिस का। इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। पहली बात, व्हाट इज वक्फ? चर्चा में इन दिनों वक्फ रहा है, बहुत से क्वेश्चंस में ये बहुत से एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं जिसमें वक्फ का मीनिंग ही पूछ लिया जाए। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, चर्चा में रहा है, किंतु बहुतों का इस पे ध्यान नहीं होगा। क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट सेक्शन में भी देंगे। ऑप्शन है आपके टाइप ऑफ टैक्स, परमानेंट डेडिकेशन ऑफ प्रॉपर्टी फॉर रिलीजियस और चैरिटेबल पर्पसेस। थर्ड ऑप्शन है आपका गवर्नमेंट स्कीम, और लास्ट वाला है फेस्टिवल। ये ऑप्शंस बहुत इजी सिलेक्ट किए गए हैं इसलिए इसका आंसर देना मुश्किल नहीं है, राइट। तो इसका जो सही आंसर है वो है परमानेंट डेडिकेशन ऑफ प्रॉपर्टी फॉर रिलीजियस और चैरिटेबल पर्पसेस। नेक्स्ट, तो अगला क्वेश्चन है, वक्फ प्रॉपर्टी आर यूजुअली डेडिकेटेड फॉर व्हाट पर्पस? जैसे कि इसका कनेक्शन भी आपके प्रीवियस क्वेश्चन से रिलेटेड ही है, जैसे रिलीजियस और चैरिटेबल यूजेस ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन है कॉमर्शियल बिजनेसेस, थर्ड ऑप्शन है पर्सनल यूज,
और फोर्थ ऑप्शन है आपका गवर्नमेंट ऑफिस। बताइए, तो ऑब्वियसली इसका जो सही जवाब है वो है रिलीजियस और चैरिटेबल यूजेस। इससे रिलेटेड कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में हाल ही में अभी जो सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई चल रही है उसमें इसकी संवैधानिक जो आपका वक्फ संशोधन अधिनियम है 2025 का, उस पे चर्चा सुप्रीम कोर्ट में बहस चल रही है। ये सुप्रीम कोर्ट में है और केंद्र का इसमें जो रुख है वो है, जैसा कि उसने कहा कि ये कोई मौलिक एलिमेंट नहीं है इस्लाम प्रैक्टिस का, राइट। और इससे रिलेटेड और इंफॉर्मेशन कि हम थोड़ा सा ब्रीफ में चर्चा करेंगे कि वक्फ जो है आपका संशोधन अधिनियम 2025 क्या कहता है, क्या फीचर्स हैं उसके। तो इसकी कुछ मुख्य विशेषताएं हैं, कुछ मॉडिफिकेशंस किए गए हैं। इसमें है कि उपयोगकर्ता द्वारा जो भी वक्फ है उसका जो भी उन्मूलन है उससे रिलेटेड अबॉलिशन ऑफ वक्फ बाय यूजर, ये एक प्रोविजन है। और इसमें क्या किया गया है कि इस यूजर को इस जो ये एक उसमें ऑप्शन होता था, जो हमारा पुराना वक्फ अधिनियम है उसमें एक था प्रावधान जिसमें कि वक्फ बाय यूजर को भी रखा जाता था, यूजर भी वक्फ दे सकता था। किंतु इस नए वाले प्रोविजन में, इस नए वाले अमेंडमेंट में इसको हटा दिया गया है, इसको अबॉलिट कर दिया गया है, इसकी अबॉलिशन हो चुकी है। एंड इसमें यही कहा जा रहा है कि कोई भी सार्वजनिक जो आपका पब्लिक प्रॉपर्टी जो भी वक्फ है वो आपके जो किसी भी सार्वजनिक संपत्ति का जो भी पब्लिक प्रॉपर्टीज हैं उनको वक्फ में अधिग्रहित नहीं किया जाएगा। ये भी एक प्रोविजन है, जो कि गवर्नमेंट लैंड है उसको वक्फ घोषित नहीं किया जाएगा। अगला, सभी वक्फ संपत्तियों को कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त करने के लिए औपचारिक रूप से रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर दिया गया है। रजिस्ट्रेशन जो है वो अनिवार्य कर दिया गया है और इससे क्या है, सरकारी जो गवर्नमेंट लैंड है उसका संरक्षण करने का उद्देश्य रहा है और पारदर्शिता स्थापित करने का भी उद्देश्य रहा है। चलिए आगे देखते हैं वक्फ की परिभाषा। तो जो ऐसा है कि वक्फ जो डेफिनेशन है वो है परमानेंट जो है वो आपके डेडिकेशन ऑफ प्रॉपर्टी बाय मुस्लिम फॉर रिलीजियस और चैरिटेबल पर्पस। जैसे कि हमने क्वेश्चन के माध्यम से ही चर्चा किया, ये एक तरीके का आपका आप ऐसी प्रैक्टिसेस है जो कि इस्लाम में है जिसमें आप जो है किसी लैंड को आप अपने स्वेच्छा से और जो भी है प्रोसेस उसमें आप इसको आप दान कर देते हैं फॉर रिलीजियस पर्पस, चैरिटी कर देते हैं, तो ये है वक्फ। हमारा इससे पहले जो वक्फ था जो कि रेगुलेट होता था आपका 1995 एक्ट के माध्यम से, उसके थ्रू स्टेट वक्फ बोर्ड और आपका जो केंद्रीय परिषद है स्टेट जो है वक्फ बोर्ड और आपका सेंट्रल वक्फ काउंसिल 1995 एक्ट के तहत मैनेज किया जाता था। इससे पहले जो हमारा एक्ट था जैसे कि 2025 में अमेंड कर दिया गया, तो ये है इससे रिलेटेड। और हम टाइप देख लेते हैं, जैसे कि वक्फ में प्रकार होता है, एक होता है सार्वजनिक वक्फ आपका जो कि सामुदायिक कल्याण के लिए यूज होता है, और दूसरा जो होता है वक्फ अल औलाद जो कि परिवार के लिए या फिर दान के लिए होता है। इसका जो उपयोग है वो मस्जिद, मदरसे, कब्रिस्तान, कल्याणकारी संस्थाएं और भी रिलीजियस जो भी इस्लामिक प्रैक्टिसेस हैं, जो भी वेलफेयर प्रैक्टिसेस को करने के लिए की जाती है, राइट। चलिए आगे चलते हैं। हमारा जो आज का नेक्स्ट टॉपिक है वो सांसद रत्न से रिलेटेड है। सांसद रत्न, जब सांसदों द्वारा कुछ महत्वपूर्ण कार्य किए जाते हैं, कुछ बेहतरीन कार्य किए जाते हैं, इस आधार पर सांसद रत्न अवार्ड दिया जाता है हमारे सांसदों को, ताकि वो और जो है इंस्पायर हो और उनमें जो है जिज्ञासा हो बेहतरीन कार्य करने की और अपने सांसदीय क्षेत्र में विकास करने की। तो लगभग नहीं, कुल 70 एमपी को सांसद रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो चलिए इनसे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। 2025 में 2025 में कितने संसद सदस्यों को जो है संसद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया?
सही जवाब है इसका 17 संसद को। उसमें जैसे कि आपने पहले ही न्यूज कटिंग में देखा कि रवि किशन जी को भी शामिल किया गया है। चलिए आगे देखते हैं इससे रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन कि मई 2025 जो कि कल ही की खबर है कि इसमें 17 सांसद और 2 संसदीय समितियों का चयन किया गया है जिन्हें की पुरस्कार दिया जाएगा या सम्मानित किया जाएगा। चलिए इसका जो उद्देश्य है वो संसद में पारदर्शिता और जवाबदेहिता को बढ़ावा देने का है। संसदों में जो पारदर्शिता है, क्योंकि अगर आप अवार्ड से नॉमिनेट करते हैं, अवार्ड देते हैं, तो संसद जो है वो अपने कार्य में कुशल तरीके से बेहतरीन कार्य करने के लिए इच्छुक होंगे और उससे वो काफी प्रभावित होंगे। राइट, ये सांसदों को बहस प्रश्न पेश किए गए जो बिल हैं, ये सांसदों को बहस प्रश्न पेश किए गए बिल और उपस्थिति और निधि उपयोग के लिए सम्मानित करते हैं। इन क्षेत्रों में अगर सांसदों द्वारा बेहतरीन कार्य किया गया हो, अगर वो बहस में पॉजिटिवली और लगातार उन्होंने पार्टिसिपेट लिया हो, प्रश्न पूछे हो, अपने कार्य को किया हो, जनता के प्रति अपनी जो जिम्मेदारी है उसको निभाया हो, इन आधार पर सांसद रत्न पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, चलिए सांसदों और नागरिक समाज के सदस्यों को जूरी द्वारा चयन किया जाता है। एक जूरी का गठन होता है और जूरी द्वारा इन्हें चयनित किया जाता है। राइट, और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो अच्छे प्रदर्शन करता है उन्हें हर 5 साल में यह जो सांसद रत्न है वो प्रदान किया जाता है। तो इसका टाइम पीरियड इंपॉर्टेंट है, 5 साल की अंतराल पे यह जो सम्मान है इसे दिया जाता है। सांसद रत्न अवार्ड दिया जाता है, ये हर वर्ष नहीं दिया जाता है। ठीक है, तो इस टाइम पीरियड में 17 जो सांसद हैं उनको ये सांसद रत्न अवार्ड देना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये फैक्ट आपके क्वेश्चन में देखने को मिल सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा न्यूज है बानू मुश्ताक जी से, जिन्होंने जीता है, आप जैसा देख पा रहे हैं, इंटरनेशनल बुकर प्राइज। इंटरनेशनल बुकर प्राइज जो कि आपका लिटरेरी से रिलेटेड है, लिटरेचर के फील्ड में दिया जाता है। और इस बार जो दिया गया है वो कन्नड़ शॉर्ट स्टोरी को जो कि है हॉट लैम्प, इसे दिया गया। तो आंसर तो मैंने बता दिया। चलिए तो अंतरराष्ट्रीय बुकर जो पुरस्कार है 2025 में किसने जीता? तो ऑप्शन है आपकी दीपा अवस्थी, बानू मुश्ताक, सुधा मूर्ति और मोहीयुद्दीन मुश्ताक जी ने बताया। सही जवाब तो आपको पता ही है, इसका सही जवाब है बानू मुश्ताक। याद रखिए बानू मुश्ताक को कन्नड़ के क्षेत्र में, कन्नड़ लिटरेचर के क्षेत्र में हॉट लैम्प के लिए ये पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, और इस तरीके के आपके जो भी अवार्ड रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं एग्जाम के ऑल टाइम फेवरेट है, एग्जाम्स में देखने को मिल सकते हैं। राइट, तो एक और क्वेश्चन देखते हैं इससे रिलेटेड कि व्हाट इज द टाइटल ऑफ विनिंग प्राइज फॉर द इंटरनेशनल of winning book for the International Booker Prize 2025. ऑप्शन है हॉट लैम्प, साइलेंट रिवर, शैडोज ऑफ फेथ, द लास्ट सॉन्ग। सही जवाब है था हॉट लैम्प। बाकी सारे नॉमिनेट हुए थे बट वो जीत नहीं सके। राइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ, इसके कुछ की पॉइंट्स हैं कि दीपा वास्ती ने इसका जो है वो ट्रांसलेशन किया है अंग्रेजी में। यह पुरस्कार जीतने वाला पहला जो है ये शॉर्ट स्टोरी है, पहला शॉर्ट स्टोरी है ये आपका, और पहली कन्नड़ कृति है। इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये दोनों ही फील्ड में फर्स्ट टाइम है, लाइक फर्स्ट शॉर्ट स्टोरी एंड फर्स्ट कन्नड़ लिटरेचर। राइट, नेक्स्ट है हमारा आईबी के जो हेड है हमारे तपन डेका जी, इनका जो है 1 साल का और एक्सटेंशन कर दिया गया। तो तपन डेका आईबी हेड, 1 लाइनर क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट फिगर। राइट, चलिए 20 मई को भारत सरकार द्वारा इनका जो है वो कार्यकाल जो है वो 1 वर्ष को और बढ़ा दिया गया है।
यह जो निर्णय है वो डेका के नेतृत्व में, मतलब डेका जी को और एक्सटेंशन दिया गया है उनके कार्य पद्धति को देखते हुए, उनके फील्ड में उनके अचीवमेंट्स को देखते हुए एक और ईयर का एक्सटेंशन दिया गया है। हम बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट जो बॉडी निकल के आई है इंटेलिजेंस ब्यूरो के बारे में। राइट, इंटेलिजेंस ब्यूरो के बारे में बात करते हैं। जो इसकी स्थापना है वो 1887 में, लगभग 1887 में हुई। राइट, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो आपका दिल्ली है। ये इंपॉर्टेंट है। और इसका मोटो से क्वेश्चन आया हुआ है आपका प्रीवियस एग्जाम में कि जागृत अहिर्निशम, यानी ऑलवेज अलर्ट। चलिए, इसकी पेरेंट एजेंसी है, ये किस एजेंसी के अंदर काम करता है, तो ये है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर काम करता है। और आगे इसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उसके बारे में एक शॉर्ट लेते हैं इंफॉर्मेशन कि इनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो डोमेस्टिक इंटेलिजेंस को देखना है, उसके साथ साथ काउंटर इंटेलिजेंस, उसके साथ साथ काउंटर टेररिज्म में भी आईबी का काम है, इंटेलिजेंस कलेक्शन, बॉर्डर एरियाज में जो भी रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, कोई भी इन्फिल्ट्रेशन हो उसको रोकने में इनका काम है। ठीक है, और इनके जो हेड होते हैं वो हमेशा आईपीएस ऑफिसर होते हैं। चलिए, नेक्स्ट है हमारा टॉपिक विच इज रिलेटेड टू कि सुप्रीम कोर्ट ने 3 साल का जो लीगल प्रैक्टिस है उसको मैंडेटरी कर दिया है किसी भी जुडिशियल सर्विस के लिए। ठीक है, क्वेश्चन पे आते हैं कि सिविल जज जो कि जूनियर डिवीजन परीक्षा में बैठने के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा अपेक्षित न्यूनतम कानूनी अभ्यास क्या है, या फिर न्यूनतम जो है वो आपका लीगल प्रैक्टिस ईयर क्या हो गया है। तो सही जवाब है आपका, जिससे की चर्चा में हमने पढ़ा 3 साल। चलिए, तो सुप्रीम कोर्ट ने सिविल जज के उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम 3 साल की जो है वो अनिवार्यता कर दी है, प्रैक्टिस, कानूनी प्रैक्टिस जो है वो अनिवार्य कर दी है। चलिए, इससे रिलेटेड कुछ और इन्फॉर्मेशन उतने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं। हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं कि न्यू जो है वो E0FIR को गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। तो E0FIR जो है उसको गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और इससे रिलेटेड ये है इंफॉर्मेशन कि अगर किसी भी तरीके की फ्रॉड देखने को मिलती है जो कि आपके साइबर क्राइम से रिलेटेड हो, उसमें जुर्माना 10 लाख रखा गया। राइट, तो चलिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। भारत सरकार द्वारा शुरू की गई E0FIR पहल का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। ऑप्शंस पे आते हैं हम। प्रमोट डिजिटल पेमेंट, एक्सपीडिएट प्रोब्स इन हाई वैल्यू साइबर फाइनेंशियल क्राइम्स, रेगुलेट ऑनलाइन गेमिंग, ट्रेन पुलिस इन साइबर लॉ। The right option is expedite probes in high value cyber financial crimes. चलिए, नेक्स्ट ये भी एक अगला क्वेश्चन है हमारा। अंडर द E0FIR सिस्टम व्हाट इज द मिनिमम अमाउंट इन्वॉल्व इन अ साइबर फाइनेंशियल फ्रॉड फॉर इट टू बी एलिजिबल। कितने लाख का और कितना जो है आपका अमाउंट है वो, अगर आप इस तरीके की गतिविधियों में शामिल होते हैं तो ये आप पे दंडनीय अपराध है, जिसमें की पेनाल्टीज है कितने लाख तक की। सही जवाब है इसका 10 लाख। तो इससे रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन कि E0FIR जो है एक नई इनिशिएटिव है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हाई वैल्यू साइबर फ्रॉड, साइबर फाइनेंशियल क्राइम को रोकने के लिए एज अ पायलट प्रोजेक्ट दिल्ली में लॉन्च किया है। राइट, चलिए, लॉन्च इन दिल्ली। इसके कुछ इंपॉर्टेंट कि 10 लाख रुपए से अधिक की वित्तीय धोखाधड़ी पर लागू होगा। इसका उद्देश्य जो है वो साइबर सुरक्षा को मजबूत करना है और जांच में तेजी लाना है, साइबर अपराधियों के खिलाफ त्वरित कार्रवाई करना है। राइट, E0FIR नाम से ही पता चल रहा है, इलेक्ट्रॉनिकली 0FIR करना हमारा, इससे रिलेटेड जो भी क्राइम्स हैं उसको टारगेट करना है। इसके बारे में एक इंपॉर्टेंट यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट निकल के आ रहा है आपका I4C, इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर। ये सेंटर इंपॉर्टेंट है और यही जो है वो E0FIR के लिए नोडल काम करेगा। ये जो मंत्रालय है वो होम मिनिस्ट्री के अंदर आता है और इसका जो सेटअप किया गया था 2018 में किया गया था टू कॉम्बैट साइबर क्राइम्स।
राइट। चलिए, क्या करता है कि सेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म देता है, सेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म देता है, जो भी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं उनको आपस में कोऑर्डिनेट करने के लिए एक जगह पे सेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, ठीक है। और इसका काम क्या है, साइबर थ्रेट्स एनालिसिस करना है, ट्रेनिंग देना है, साइबर क्राइम से रिलेटेड जितने भी केसेस हैं उसको रिपोर्टिंग करना है, ठीक है। तो ये सारी चीजें इसके फंक्शंस हैं। हमारे पास कुछ ऐसे लॉज हैं जिससे कि हम साइबर क्राइम से रिलेटेड जो भी लॉज हैं जो साइबर क्राइम पे काम करते हैं, साइबर क्राइम को रोकने की कोशिश, साइबर क्राइम को रोका जाता है जिस एक्ट पे, वो कुछ एक्ट्स के बारे में चर्चा करते हैं। जैसे कि हमारे पास है आईटी एक्ट, आईटी एक्ट का सेक्शन 79 है जो कि साइबर क्राइम से डील करता है। उसके अलावा हमारे पास मनी लॉन्ड्रिंग भी एक्ट है हमारे पास, राइट। मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है, इसके थ्रू भी हम साइबर क्राइम से रिलेटेड इश्यूज को, साइबर क्राइम से हम डील करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। भारत ने मई 2025 में दूसरे पाकिस्तानी राजनयिक यानी कि अभी एक सेकेंड पाकिस्तानी को डिप्लोमेट को हमने पर्सोना नॉन ग्रेटा डिक्लेयर किया। तो क्या रीजन होता होगा, क्यों किया है हमने? ऑप्शंस पे आते हैं। वीजा एक्सपायरी, एक्टिविटीज इनकंसिस्टेंट विद ऑफिशियल स्टेटस, हेल्थ रीजंस, डिप्लोमेटिक एग्रीमेंट्स। तो सही जवाब है इसका एक्टिविटीज इनकंसिस्टेंट विद ऑफिशियल स्टेटस। राइट, हमने अभी चर्चा में सुना कि इंडिया ने डिक्लेयर किया है इन दिनों, लगभग हमने 2 पाकिस्तानी ऑफिशियल्स थे उनको हमने पर्सोना नॉन ग्रेटा डिक्लेयर किया है। पहले यहाँ चर्चा में ये टर्म है पर्सोना नॉन ग्रेटा, इसको जानने की जरूरत है हमें कि ये टर्म क्या कहता है। पर्सोना नॉन ग्रेटा का मतलब होता है दैट यू आर नॉट वेलकम, राइट। आप हमारे लिए अब वांछित नहीं है, हम आपको नहीं चाहते, मतलब अपने यहाँ अपने भारत देश में आपको पर्सोना नॉन ग्रेटा डिक्लेयर किया जाता है। किसी भी जो भी हमारे ऑफिशियल्स होते हैं, जैसे कि पाकिस्तानी एम्बेसी है जो हमारे इंडिया में न्यू दिल्ली में एस्टैब्लिश है यहाँ पे, और जो हमारे भी कई सारे फॉरेन सर्विसेज में जो लगे हुए हैं वो अन्य देशों में जो हमारे एम्बेसी में काम करते हैं, हमारे अन्य देशों में भी एम्बेसीज हैं, तो वहाँ पे जो भी इस तरीके की टर्म्स वगैरह जो यूज होते हैं, इसके लिए एक कन्वेंशन है जो कि इंटरनेशनल लेवल पे होता है, उसको कहते हैं वियना कन्वेंशन। वियना कन्वेंशन के तहत ही किसी भी ऑफिशियल को, जबकि हम जानते हैं कि ऑफिशियल्स को इम्यूनिटी प्रोवाइड होती है, इम्यूनिटी के साथ साथ अगर ऑफिशियल्स के तहत किसी भी तरीके की, अगर हम देखते हैं वो किसी तरीके की हमारे देश के प्रति कोई ऐसे कार्य करते हैं जो कि वांछनीय नहीं है, तो इस सिचुएशन में उन्हें पर्सोना नॉन ग्रेटा डिक्लेयर किया जा सकता है। ये कोई भी देश के ऊपर सोवरेन डिसीजन है, इसके लिए किसी तरीके की बाउंडेशन नहीं है, राइट। चलिए, तो जैसा कि हमने पर्सोना नॉन ग्रेटा किया, तो ऑपरेशन सिंदूर सभी जान रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर क्या है। पहलगाम में जो टेरर अटैक हुआ है उसके रिटेलिएशन में भारत ने लॉन्च किया था ऑपरेशन सिंदूर, ठीक है। तो पार्ट ऑफ ऑपरेशन सिंदूर है ये। हमारे पास राजनयिक संबंध यानी कि वियना कन्वेंशन है ऑन डिप्लोमेटिक रिलेशन, जो कि 1961 का है। ये एक इंटरनेशनल ट्रीटी है जो कि डिफाइन करती है आपकी डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी और प्रिविलेज को, जो भी हमारे ऑफिशियल्स होते हैं फॉरेन सर्विसेज वाले, उन्हें दी जाती है। जैसे कि जो भी एम्बेसीज के पर्सन होते हैं, एम्बेसीज के ऑफिशियल्स होते हैं, उन्हें इम्यूनिटीज और प्रिविलेज दी जाती है। और ये क्या करता है, उन डिप्लोमेट को लीगल प्रैक्टिसेस जो भी होते हैं, लीगल एक्शन जो होते हैं, है ना, उनसे किसी भी तरीके की अगर उन्हें जो है इम्यूनिटी प्रोवाइड की जाती है, उनके खिलाफ किसी भी तरीके की लीगल एक्शन नहीं लिए जाते, ठीक है। इससे उनका बचाव होता है। मेजरली यही है, वियना कन्वेंशन यही कहता है कि जब भी कोई देश में वॉर जैसी सिचुएशन हो या वॉर हो, इस टाइम पीरियड पे वियना कन्वेंशन डील करता है इस तरीके की सिचुएशन को, और इसमें जो ऑफिशियल्स हैं, ऑफिशियल्स के फैमिली मेंबर्स हैं, उनके साथ किसी तरीके का गलत व्यवहार ना हो, उससे उन्हें बचाने के लिए कुछ इम्यूनिटी, कुछ प्रिविलेज दी जाती है। चलिए,
और भारत तो वियना कन्वेंशन का पक्षकार। नेक्स्ट न्यूज पे आते हैं कि इजरायली जो वेस्टर्न कंट्रीज है दिस डेज, वेस्टर्न कंट्रीज ने क्या किया है, इजराइल के गाजा स्ट्राइक को कंडेम किया है, और कई वेस्टर्न कंट्रीज ने इजराइल से अपने बिजनेस और जो भी ट्रेड रिलेशन है उसको समाप्त किया है या कुछ टाइम के लिए उसने सस्पेंड कर दिया है। ये दिखाता है वेस्टर्न नेशंस के ह्यूमैनिटेरियन बिहेवियर को, राइट। इजरायली ने क्या किया है, गाजा पे हाल ही के दिनों हमने सुना कि गाजा पे उन्होंने स्ट्राइक किया है और लगभग 60 से अधिक लोगों की मृत्यु हो गई है, ठीक है। और इस तरीके से चर्चा में रहा कि इजराइल को वेस्टर्न नेशन द्वारा आइसोलेट किया जा रहा है। चलिए, तो हाल ही में किस देश ने इजराइल के खिलाफ व्यापार वार्ता जो है वो रोक दी है? ऑप्शन है आपके अमेरिका, ब्रिटेन, रशिया, चाइना। इसका सही जवाब है ब्रिटेन ने इस तरीके का कार्य किया है। ब्रिटेन ने अपने जो ट्रेड रिलेशन है वो इजराइल के साथ उसने रोक दिए। चलिए, और ये गतिविधि और ये जो व्यापार को उसने रोका है वो इसी के कारण, क्योंकि इजराइल का जो अटैक है ऑन गाजा सिविलियंस पे, जहाँ पे बेचारे वहाँ के नागरिक हैं उन पे वो अटैक किया जा रहा है, और इससे बड़ी मात्रा में वहाँ पे जान माल की हानि देखने को मिल रही है, जो कि मानवता को ही शर्मसार कर रहा है। तो ये इश्यूज हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, किसने इजराइल के साथ व्यापार समझौता की समीक्षा करने को कहा? यूरोपियन यूनियन है इसका सही जवाब। हम देख रहे हैं वेस्टर्न कंट्रीज में यूरोपियन यूनियन, ब्रिटेन और अब कनाडा ने भी जो है इजराइल को कंडेम किया है उसके इस एक्टिविटीज के लिए। तो ये है आपका गाजा स्ट्रिप, ये है आपका डेर अल बलाह। तो चर्चा में रहा डेर अल बलाह, यही वो साइट है जहां पे गाजा में अभी रिसेंट इजराइल एयर स्ट्राइक किया गया है, जिससे कि कई बड़े मात्रा में लोगों की मृत्यु हो गई है या हत्या की गई, ठीक है। तो जैसा कि हम जान रहे हैं वहां पे अभी इजराइल और आपके फिलिस्तीन का जो वॉर चल रहा है, और इसमें कई सारे टेरर ग्रुप का भी नाम है चर्चा में। हमें जो है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कौन सा टेरर ग्रुप है, किस नेशन से इसकी जो कनेक्शन है उसको हम जानेंगे। तो चलिए देखते हैं, लेबनान में भी इसने ऑपरेशन कर रखा है, और यहाँ पे इजरायली रक्षा बल जो है वो दक्षिण लेबनान में वहां पे उनका जो ऑपरेशन चल रहा है वहां पे सफाया कर रहे हैं, वो वहां पे अटैक किया जा रहा है। जो टेरर ग्रुप के जो वहां पे साइट्स हैं उसको वहां की जो मिलिट्री है इजराइल की डिफेंस फोर्स वो अपना ऑपरेशन जारी रखा है। इसके अलावा हम देखेंगे हिजबुल्ला के बारे में। हिजबुल्ला जो है वो लेबनान का ही टेरर ग्रुप है, लेबनान का ही टेरर ग्रुप है हिजबुल्ला। तो हिजबुल्ला के खिलाफ इनका ऑपरेशन है राइट नॉर्दर्न एरो, और ये वहां पे चलाया जा रहा है। इसके अलावा हम बात करते हैं यमन में भी हाउती ट्राइब जो है वो सक्रिय है। इनका भी कहा जा रहा है ये भी किसी तरीके ना इनडायरेक्टली ही कनेक्टेड है इजराइल और फिलिस्तीन वॉर में, किसी तरीके की असिस्टेंस प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इन टेरर ग्रुप का नाम चर्चा में रहा है। चलिए नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, हमें एक हिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एक ऐसी साइट मिली है जहां पे मिला है हमें जो कि हवेरी कर्नाटका में स्थित है। यहाँ पे एक साइट डिस्कवर किया है जहां पे बड़े पैमाने पे अकाल से लोगों के मरने की साक्ष्य मिले हैं। हमें एक इंस्क्रिप्शन मिला है जिसपे ये रिटन है कि इस टाइम पीरियड पे यहाँ पे बड़े पैमाने पे लोगों के अकाल के द्वारा मृत्यु हो जाने की रिटन एविडेंस अभी जो है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने वहां पे एक्सकेवेट किया है। चलिए इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। ये जगह है गुट्टाला के चंदेश्वर मंदिर के पास, ये गुट्टाला इंस्क्रिप्शन राइट। तो गुट्टाला के चंदेश्वर मंदिर के पास मिला एक शिलालेख जो है वो आपका किस प्राकृतिक आपदा से जुड़ा है? बाढ़, भूकंप, सूखा, तूफान। इसका सही जवाब है अकाल के कारण
अकाल के कारण बड़े पैमाने पे लगभग 6000 से अधिक लोगों के मरने की इंफॉर्मेशन इस शिलालेख में दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में कर्नाटक के हावरी जिला जो कि गुट्टाला स्थित है, तो गुट्टाला इंस्क्रिप्शन मिला है हमें, जो कि चंद्रशेखर मंदिर के पास है। चंद्रशेखर मंदिर जो कि आपका कर्नाटका में सिचुएटेड है, राइट। यहाँ पे एक शिलालेख मिला है, कहा जाता है कि ये विजयनगर साम्राज्य से रिलेटेड है, और विजयनगर साम्राज्य में भी ये जो अच्युत देव राय इनके साम्राज्य से रिलेटेड है ये इंस्क्रिप्शन। और कहा जाता है कि भीषण सूखे के कारण लगभग 6307 लोगों की मृत्यु देखने को मिली है, और अंतिम संस्कार की जानकारी उस इंस्क्रिप्शन से प्राप्त होती है। चलिए, यह भारत में प्राकृतिक आपदा, राइट, प्राकृतिक आपदा से जुड़ी पहली दस्तावेजीकृत मानवीय त्रासदी का प्रमाण है, इसलिए भी इंपॉर्टेंट है। तो ये क्वेश्चंस आपको एग्जाम्स में देखने को मिल सकता है। गुट्टाली इंस्क्रिप्शन रिलेटेड टू बड़े पैमाने पे प्राकृतिक आपदा से हुई मौत, ठीक है। इस शिलालेख में मरुलैया जो कि उड़ीसा द्वारा 6307 शवों का अंतिम संस्कार करने का विवरण है, ठीक है। उड़ीसा के द्वारा यहाँ पे इनका जो कहते हैं अंतिम संस्कार की जो प्रक्रिया है उसको किया गया, ऐसा साक्ष्य मिलता है, उस पर लिखित है। और इस घटना के समय जो है इस शासक जो थे यहाँ के अच्युत राय, जो कि विजयनगर साम्राज्य के शासक थे। चलिए, तो ये रहा हमारा आज का करंट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट मुद्दे और उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। इफ यू हैव एनी डाउट तो आपके लिए कमेंट सेक्शन है ओपन, कमेंट सेक्शन में आप पिन करें अपने डाउट्स को, और एमसीक्यूज के माध्यम से अपने कॉन्सेप्ट को और इन दिनों करंट अफेयर्स में चल रहे मुद्दों को रिवाइज करते रहे। चलिए, थैंक यू।